हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एल स्टडी फ्रेंड्स। सीटेट 2022 मैथ पेडागोजी की ये हमारी क्लास नंबर 6 रहेगी। और इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो गई हैं जिसमें हमने आपको सारा मैथ पेडागोजी जो है बिल्कुल बेसिक से कवर कराने का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 6 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। अब आपको बता दें कि जो आपकी अधिगम सहायक सामग्री होती है ये हर टॉपिक मतलब हर सब्जेक्ट में दी गई होती है, चाहे आपका सीडीपी हो या इसके अलावा आपका चाहे लैंग्वेज कह दें हिंदी हो, संस्कृत हो या इंग्लिश में भी ये दी गई होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी मैथ में आ गई है। इसके अलावा आपका ईवीएस यदि है तो उसमें भी ये सारी आपकी जो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री होती है। तो इसमें थोड़ा सा ही अंतर रहता है, तो आपको एक सब्जेक्ट में अच्छे से कवर करना है, बाकी अन्य सब्जेक्ट में केवल एक बार देख लेनी है कि अंतर क्या है, बस इतना ही आपको करना है। इससे जितने भी मैथ में क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देख लेंगे और शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री क्या होती है और मैथ के कुछ अदर उपकरण होते हैं जैसे जियो बोर्ड है, टेनग्राम है, अवेकस है, ये सारी चीज़ें सेक्सटेंट है, तो ये क्या कहलाते हैं तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम केवल देखेंगे दृश्य श्रव्य अधिगम सहायक सामग्री एनसीईआरटी के अनुसार मतलब कितने प्रकार होते हैं। पिछली बार क्वेश्चन बना था मृदुल उपागम और जो आपका सूक्ष्म उपागम होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मृदुल और कठोर उपागम होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे जियो बोर्ड क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज आप देख लें कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। टेनग्राम क्या है, अवेकस क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रिड पेपर और डॉट पेपर। तो आज हम देखने वाले हैं प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपर्युक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री। तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि शैक्षणिक सहायक सामग्री होती क्या है और इसका हमें शिक्षण में क्या उपयोग है। ठीक है, तो जो टीचिंग एड्स होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, तो आप ये पॉइंट सारे यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये होती क्या है। ठीक है, तो जब हम अध्यापन कार्य कर रहे होते हैं तो उस दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय, पढ़ाते समय या कुछ भी जैसे हम समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो इस समय जो शिक्षक है जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सभी आपकी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत। मान के चलिए एक शिक्षक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है। ठीक है, तो पढ़ाने के दौरान उसने बोर्ड का प्रयोग किया, तो बोर्ड मतलब आपका जो ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड जो भी है इसका प्रयोग किया, तो ये क्या हो गई आपकी सहायक सामग्री हो गई। इसके बाद शिक्षक ने कुछ आपको जैसे रिकॉर्ड करके रेडियो में सुना दिया, तो ये भी क्या हो गई आपकी सहायक सामग्री हो गई। इसके अलावा अन्य जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं जैसे 10 ग्राम भी आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे आपसे कह दें सेक्सटेंट हो गया, इसके बाद आपका लिंग्वाफोन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आती हैं, सहायक सामग्री के। अब इसको भी डिवाइड किया जाता है, एक होती है दृश्य सहायक सामग्री और एक होती है श्रव्य और एक होती है दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री। ठीक है, तो ये भी हम बाद में देखेंगे। तो अभी बस आपको यही याद रखना है कि जो हम अध्यापन कार्य करा रहे होते हैं इस दौरान जो शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का, जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, मतलब सारी वस्तुएं नहीं आएंगी। ठीक है, तो जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट है आपका शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे कि निम्न में से शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के संबंध में कौन सा एक कथन गलत है। तो ये तो आपका दिया रहा होगा, ठीक है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए और शिक्षण को सार्थक बनाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। यदि आपके ऑप्शन में इस तरह से मिलता है कि छात्र का मनोरंजन करने के लिए या छात्र को रुचि पैदा, या इस तरह रुचि तो सही रहेगा, यदि मनोरंजन की बात करता है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है ये छात्र को मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि उसको सिखाने के लिए होती है। ठीक है, तो ये गलत रहेगा। फिर यहाँ दिया है शिक्षण, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शिक्षण को ही रोचक बनाया जाता है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके और सार्थक मतलब उनको सरल तरीके से समझा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा, एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली सहायक सामग्री होती है वह कौन सी होती है। तो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, मतलब बच्चा जिस चीज़ को देख पाएगा और छू करके अनुभव कर सकेगा तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली सहायक सामग्री मानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं जो पूछ ली जाती हैं कभी कभी। कोठारी आयोग जो है आपके, इसके अध्यक्ष दौलत शाह कोठारी रहे, 1964 में ये आयोग आया था।
तो आयोग से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसने कहा था कि शिक्षण गुणवत्ता में यदि हमें सुधार करना है, शिक्षा को अच्छी शिक्षा व्यवस्था लानी है यदि हमें, तो प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण सहायक सामग्री होनी ही चाहिए। इन्होंने अनिवार्य बना दिया था कि यदि हमें शिक्षा में सुधार करना है, शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता लानी है, तो उसके लिए प्रत्येक विद्यालय, चाहे आपकी प्राइवेट हो या सरकारी हो, सभी में शिक्षण सहायक सामग्री होनी चाहिए। और यह देश में एक क्रांति ला सकता है। कैसी क्रांति? शैक्षणिक क्रांति। ठीक है, तो किसने कहा है ऐसा? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है परिभाषा गुड की। इन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके, मतलब ऐसी कोई भी सामग्री, मान के चलिए बोर्ड यदि नहीं होता तो हम अच्छे तरीके से बालकों को नहीं समझा पाते, तो बोर्ड क्या हो गया? हमारा एक सहायक सामग्री हो गई। और इस बोर्ड के माध्यम से हम शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त मतलब ग्रहण करवा सकते हैं बालक को, तथा उनकी जो श्रवण इंद्रियां हैं, संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। यही शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। तो इंद्रियों, संवेदनाओं और शिक्षण सहायक सामग्री को उद्दीप्त करने की बात कौन करते हैं? गुड महोदय। तो ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको बता दें, शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है शिक्षण में सुधार लाने के लिए प्रयोग की जाती है। और जो शिक्षण सहायक सामग्री है यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में क्रांति ला सकती है, ये कोठारी आयोग ने कहा था। ठीक है, अब देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार क्या होते हैं। तो आपको याद रखने हैं, तकनीकी कह दें या प्रौद्योगिकी के आधार पर जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि तकनीक के आधार पर कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पिछली बार एक क्वेश्चन बना था, वो भी हम देखेंगे अभी। तो तकनीक के आधार पर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन से प्रकार हैं? तो एक तो होता है कठोर उपागम, जिसे हार्डवेयर कहते हैं, और एक होता है आपका मृदुल उपागम, जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या आता है। दिया है, इस वर्ग में वह सामग्री आती है जिसको बनाने और प्रयोग करने में तकनीकी ज्ञान और इंजीनियरिंग ज्ञान की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे दिया है प्रोजेक्टर, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, फिल्म, कंप्यूटर, अध्यापन मशीनें, फिल्म स्लाइड्स आदि हो सकती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? कठोर उपागम के अंतर्गत आती हैं। तो पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे और उसमें दिया गया था कि निम्न में से कौन सा एक कठोर उपागम के अंतर्गत आता है। अब 3 ऑप्शन आपके मृदुल उपागम से थे और एक था आपका कठोर उपागम से। प्रोजेक्टर वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट यही था। तो इसका करेक्ट आंसर यही था कि प्रोजेक्टर कठोर उपागम के अंतर्गत आता है। अब एक होता है आपका मृदुल उपागम। तो वे चीज़ें जिन्हें अध्यापक स्वयं बना करके प्रयोग करता। एक बात आपको बता दें, जिनका हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है वो हमारी मृदुल उपागम के अंतर्गत आती हैं, और जिन्हें हम छू कर देख सकते हैं लेकिन केवल छू सकते हैं वो होती हैं आपकी कठोर उपागम, लेकिन इनका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए वे चीज़ें जिन्हें अध्यापक स्वयं अपने हाथों से बनाएगा, और इसमें अध्यापक के साथ साथ बच्चे भी बना सकते हैं और स्वयं सक्रिय हो सकते हैं। तो मृदुल उपागम में आपका चित्र आता है, रेखा चित्र, चार्ट, ग्राफ, मानचित्र और प्रतिमान, ये सारी चीज़ें आपकी मृदुल उपागम। तो ये याद रखना। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा एक मृदुल उपागम के अंतर्गत आएगा, कौन सा आपका कठोर उपागम के अंतर्गत आएगा। आई होप आपको तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं इंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। आपको पता होगा जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इसके आधार पर जो सहायक सामग्री होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी दृश्य, एक होती है श्रव्य और एक होती है दृश्य श्रव्य। ठीक है, एक होती है ऑडियो विजुअल, एक होती है आपकी श्रव्य मतलब केवल सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल, दृश्य श्रव्य होती है। ठीक है, तो जो श्रव्य सहायक सामग्री होती है इसे कहते हैं ऑडियो रिसोर्स। तो ये क्या कहलाती है? तो श्रव्य से मतलब केवल सुन करके, जिसे हम ग्रहण करते हैं केवल सुन करके। ठीक है, दृश्य मतलब केवल देख करके। ठीक है, और इसके बाद आपकी दृश्य श्रव्य, जिसे हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक, तो याद रखना यहाँ पर जो श्रव्य सहायक सामग्री है वह शिक्षण सहायक सामग्री जिनके माध्यम से बालक सुन करके ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, श्रव्य साधन कहलाते हैं केवल सुनकर। मान के चलिए रेडियो आ गया आपके सामने, तो इसमें हम पढ़ तो सकते नहीं, केवल सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? श्रव्य की। तो यही क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी एक श्रव्य सामग्री है और कौन सी एक दृश्य सामग्री है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या दिया गया है। तो रेडियो हो गया आपका, टेप रिकॉर्डर।
टेप कर लिया कुछ भी चीज़ को और रिकॉर्ड करके सुना दिया। ग्रामोफोन होता है, लिंग्वाफोन। अब इनके बारे में भी देखेंगे कि ये होते क्या है। टेलीफोन, भाषा प्रयोगशालाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी और शिक्षण के व्याख्यान, इसी तरह के ऑप्शन अब पूछे जाने लगे हैं। ये सबको पता होते हैं, इस कारण से थोड़ा सा हाई लेवल रखते हैं। तो भाषा प्रयोगशाला में केवल हम सुन सकते हैं, आकाशवाणी सुन सकते हैं, शिक्षक के व्याख्यान भी सुन सकते हैं, ठीक है, पढ़ नहीं सकते। तो जब सुन सकते हैं तो श्रव्य के अंतर्गत आते हैं, ऑडियो के अंतर्गत आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कि ये ग्रामोफोन क्या होता है। पूछते हैं गीत संगीत की शिक्षा के लिए कौन सा उपकरण महत्वपूर्ण होता है। तो गीत संगीत की यदि शिक्षा की बात करता है तो वो आपका ग्रामोफोन होता है, याद रखें। लिंग्वाफोन क्या होता है, तो भाषा शिक्षण में यदि किसी को उच्चारण दोष है, मतलब बोलने में कठिनाई है, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिंग्वाफोन का, जो कि आपके श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब आप कहीं पर भी सर्च करिए तो इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो सारे आप अपने जो नोट्स हैं उसमें इंक्लूड करें और याद रखें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। और ये इतने हमने इसलिए लिए क्योंकि अभी तक यहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है आपका दृश्य अर्थात विजुअल रिसोर्स क्या कहलाता है। तो दृश्य मतलब देख करके, जिसके माध्यम से हम केवल देख करके ज्ञान ग्रहण करवाते हैं, वो आपका दृश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा आपका आलेख। अब जो आलेख होते हैं वो हम बच्चों को दिखा करके ज्ञान ग्रहण करवाते हैं। चार्ट हो गया, मानचित्र हो गया, मतलब जो शिक्षक स्वयं चीज़ें बनाता है, जो हमने अभी मृदुल उपागम में देखी, वो सारी आपकी दृश्य में आ जाएंगी, ठीक है। तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। अब प्रतिमान, इसी को नमूना कहते, प्रतिरूप या त्रिबिंबीय आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रेखा चित्र हो गया। पत्र पत्रिकाएं हम देख करके पढ़ते हैं। श्यामपट आपका दृश्य के अंतर्गत आता है। पाठ्य पुस्तकें आपकी दृश्य के अंतर्गत आएंगी। फिल्म, प्रोजेक्टर हो गया, वास्तविक रूप हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनेन बोर्ड हो गया, संग्रहालय, चित्र विस्तारक यंत्र हो गया, केस स्टडी, केस रिपोर्ट, जियो बोर्ड, जादू की लॉलटेन, ये सारी चीज़ें आपके दृश्य के अंतर्गत आएंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसे अच्छे से यदि आप समझ करके पढ़ते हैं तो आप सारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे सही करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा श्यामपट्ट के बारे में कि ये होता क्या है। तो श्यामपट्ट को इसे कहते हैं अध्यापक का सच्चा और विश्वसनीय मित्र। एक क्वेश्चन कितनी ही बार रिपीट हुआ है और आपके एमपी टेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अध्यापक का सच्चा मित्र होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन दिए थे, श्यामपट्ट था और अदर ऑप्शन थे, तो श्यामपट्ट ही आपका क्या होता है, विश्वसनीय मित्र होता है शिक्षक का। तथा सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली यदि शिक्षण सहायक सामग्री है तो वो आपकी श्यामपट्ट ही होती है, ठीक है। आपने हर क्लास में श्यामपट्ट देखा ही होगा और सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में, ठीक। अब हम देखते हैं श्यामपट्ट का आविष्कार किसने किया था। तो विलियम जेम्स ने किया था, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका लेखन के समय जब हम लिखते हैं बोर्ड पर तो हाथ और हमारे पेन के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने डाले हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ बुलेटिन बोर्ड क्या होता है। तो जो रोज रोज नवीन सूचनाएं हमें आती हैं उनको यदि हमें बच्चों को दिखाना है तो उसके अभिव्यक्ति का केंद्र क्या होता है। हम नवीन सूचनाएं जैसे कहीं पर कोई घटना हो गई तो हमें बच्चों को बतानी है, तो हम ऐसे क्लास में ना जा करके जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसमें लिख करके ये सूचना को चिपका देते हैं, तो यही होता है आपका बुलेटिन बोर्ड। लिंग्वाफोन क्या होता है, तो कक्ष में उपयोगी, ये मतलब सबसे आपका जो स्कूल है मान के चलिए तो उसके सबसे बाहरी मतलब जो जहाँ पर बच्चे गेट होता है वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड लगाया जाता है, जबकि लिंग्वाफोन कक्ष में लगाया जाता है और फलालीन के कपड़े का बना होता है। और फिल्म स्ट्रिप क्या होती है, स्थिर चित्र होते हैं, इस पर चित्र चिपका दिए जाते स्थिर रूप से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं दृश्य श्रव्य मतलब देखकर और सुन करके। ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज जो होते हैं तो वह शिक्षण सहायक सामग्री जिनके माध्यम से बालक देखकर और सुनकर के ज्ञान ग्रहण करता है वो दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती है। जैसे टेलीविज़न, तो टेलीविज़न को हम इसमें हमें आवाज़ भी सुनाई देती है और हमें चित्र भी दिखाई देते हैं, तो ये आपके दृश्य श्रव्य हो गया। नुक्कड़ नाटक, ये पिछली बार बना था कि कौन सा एक दृश्य श्रव्य साधन है, ऑप्शन में नुक्कड़ नाटक दिया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार भी ये क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आते हैं। सिनेमा हो गया, सिनेमा में हम देख भी सकते सुन भी सकते हैं। वीडियो कैसेट हो गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो गई, वृत्त चित्र हो गए, कंप्यूटर हो गया, संवाद सामग्री, ये सारी आपकी दृश्य श्रव्य के अंतर्गत आती हैं। आई होप आपको दृश्य श्रव्य और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री
आसानी से याद हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रक्षेपण के आधार पर सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है। तो प्रक्षेपण एक तकनीकी या प्रौद्योगिकी हो गया, एक हमने पढ़ लिया ज्ञानेंद्रियों के आधार पर। अब हम पढ़ते हैं प्रक्षेपण के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि जो प्रक्षेपण होता है इसके आधार पर जो शिक्षण सहायक सामग्री है ये दो प्रकार की होती है, एक प्रक्षेपी होती है और एक अप्रक्षेपी होती है। प्रक्षेपी यानी फेंक करके सूचनाओं को दिखाना। अब यहाँ क्या है, ऐसी सामग्री जैसे विशेष प्रकार के उपकरणों के माध्यम से दर्शाया जाता है, जैसे स्लाइड हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, पारदर्शिकाएँ हो गई। ठीक है, अब इसमें आपका आ जाता है एपीस्कोप, जिसे ही हम चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं। एपीस्कोप, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं तो अच्छे से इसे करते हुए चलें। ठीक है, समझते हुए चलें। एपीस्कोप जो होता है इसी को हम चित्र विस्तारक यंत्र कहते हैं और यह अपारदर्शी होता है, मतलब इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि वह कौन सा यंत्र है या वह कौन सी सहायक सामग्री है या वह कौन सा स्कोप है जिसमें स्लाइड की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो आपका चित्र विस्तारक यंत्र या एपीस्कोप कहलाता है और यह अपारदर्शी होता है और वस्तु को बड़ा करके यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, प्रोजेक्टर टाइप का होता है। नेक्स्ट है आपका डाईस्कोप, मतलब ये पारदर्शी प्रोजेक्टर है। ये अपारदर्शी था, जबकि जो डाईस्कोप है पारदर्शी होता है और इसमें स्लाइड की भी आवश्यकता पड़ती है। इसे ही जादू की लालटेन, माया द्वीप भी कहा जाता है। पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा था, जादू की लालटेन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका डाईस्कोप होता है, जिसमें स्लाइड की आवश्यकता होती है और स्लाइड की आवश्यकता के साथ ही साथ यह हमारे जिस चीज़ को हमें बड़ा करके देखना है तो दिखा देता है। नेक्स्ट होता है आपका एपीडायस्कोप। यह क्या कहलाता है, तो एपीडायस्कोप चित्र भी और स्लाइड भी, अर्थात दोनों का मिला जुला जो रूप होता है वो आपका एपीडायस्कोप के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आज आप इनका प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करें और बिल्कुल समझते हुए करें, क्योंकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी आपके गणित के उपकरण होते हैं, अबेकस हो गया, डॉट पेपर हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें, जियोबोर्ड, टेनग्राम, ये क्या होते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है, और जियोबोर्ड, टेनग्राम, अबेकस, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम्स में सीटेट के पूछे ही गए थे पिछली बार, तो इस बार भी बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।